के क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 3 को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग किसी भी जो भी हमारे सबसेल दिए हुए हैं उस सबसेल के उस सबसेल के n+l वैल्यू, n कहने का मतलब क्या हो गया, n कहने का मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L कहने का मतलब है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या कहने का मतलब है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इस दोनों के सम का वैल्यू जिस भी सबसेल के लिए, मान लो कि हम लोगों को सबसेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, सबसेल का रिप्रेजेंटेशन होता है n और इसके साथ आपको क्या लिखा हुआ रहेगा, n के जगह पे आप लोगों को वैल्यू क्या रहेगा, n की आपको 1 2 3 में वैल्यू दी रहेगी। जैसे कि आप लोगों को 1s कहने का मतलब हो गया, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1 है, और s कहने का मतलब इसके लिए l की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इसकी एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी, n+l, दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। इसी तरह से अगर इसको हम लोग कंपेयर करें किससे, 2s से कंपेयर करें, 2s में n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 2, n की वैल्यू आप लोगों को 2 है, और s के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, अभी भी s जो है l को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी वैल्यू 0 है। दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू 2 हो गई। तो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इस थ्योरी से कि 1s को हम लोग पहले फिल करते हैं, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल क्या होता है, इसके एनर्जी लेवल की वैल्यू लो होती है विथ रिस्पेक्ट टू 2s। हम लोग क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल the subcell which has lower n+l value will have less energy and their orbital will be filled first। ठीक ना। तो इस रूल में हम लोगों को क्या कहता है, n+l रूल कहता है आपको। n+l रूल क्या कहता है आपको, n+l रूल कहता है n+l रूल कहता है आपको कि जिस भी सबसेल का n+l वैल्यू लेस होगा उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, लो होगी, और इलेक्ट्रॉन जब भी इंटर करेगा तो लो लेवल ऑफ एनर्जी लेवल में सबसे पहले इंटर करेगा, उसको कम्प्लीटली फिल्ड करेगा, फिर उसके बाद उससे हायर एनर्जी लेवल में हमारा इलेक्ट्रॉन फिल्ड होना स्टार्ट होगा। इसमें हम लोगों को फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें तो 1s की एनर्जी लेवल क्या है, 1s की एनर्जी लेवल 2s से कम है। फिर 2s की एनर्जी लेवल किससे कम है, 2p से कम है। n+l वैल्यू चेक करोगे तो इसकी n+l वैल्यू कितनी है, 1। क्यों 1 है, 1+1+0, तो वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। इसके लिए n+l वैल्यू चेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2+0, इसके n+l की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। इसके लिए n+l की वैल्यू चेक करोगे तो क्या होगा, 2+1, क्यों, p के लिए 1 यूज़ होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3। लेकिन यही वैल्यू अगर 3s के लिए हो जाए, 3s के लिए कंपेयर करें तो ये दोनों का वैल्यू तो इक्वल हो गया। इस कंडीशन में हम लोगों को क्या होता है कि जिस कंडीशन के लिए हम लोगों को n+l वैल्यू की
n प्लस एल का वैल्यू इक्वल हो जाए 3 प्लस 0, जहाँ पे हमारे n प्लस एल का वैल्यू इक्वल हो जाए। ये भी वैल्यू कितना है, ये भी वैल्यू हमारा 3 है और ये भी वैल्यू हम लोगों को क्या है 3 है। तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे इससे डिसाइड करेंगे कि किस ऑर्बिटल को पहले फिल करना है। इसी में क्या होगा, इसमें सबसे पहले कौन फिल होगा, सबसे पहले 1s को फिल करेंगे, उसके बाद हम लोग 2s को फिल करेंगे, फिर उसके बाद जो एनर्जी लेवल होगी उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसमें डिसाइड करते हैं। तो इस कंडीशन में केस 2 क्या होता है, इसका केस 2 होता है, केस इसमें 2 होता है इफ 2 सेल 2 और मोर सेल, सब सेल बात कीजिए, सब सेल हैव इक्वल n प्लस L value, equal n plus L value, then the subcell with lower value of n, then the subcell with lower value of n will be filled by electron first। इन कंडीशन एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं 2p एंड 3s, 2p एंड 3s, n प्लस एल वैल्यू दोनों के लिए अगर हम लोग फाइंड आउट करें, दोनों के लिए n प्लस एल वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा उसके इक्वल ही हो जाएगा 3 प्लस 0। दोनों की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो इसमें लोअर एनर्जी लेवल वाला कौन डिसाइड होगा, जिसकी n वैल्यू स्मॉल है, जिसकी n वैल्यू क्या है स्मॉल है। 2p की वैल्यू क्या है, इसमें जो n की वैल्यू है ये n इक्वल टू 2 है और इसमें n इक्वल टू 3 है। तो इसकी एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी लेवल आपको अगर हम लोग बात करें तो इसकी एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी, 2p की एनर्जी लेवल लेस हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू 3s। तो हम लोग पहले किसको फिल करेंगे, 2p को फिल करेंगे, तब जाके 3s को फिल करेंगे। इसी के तरह से हम लोग अब अरेंज कर सकते हैं किसी भी सबसेल के एनर्जी के ऑर्डर को। तो हमारा 1s को अगर देखो, अगर अब हम लोग बात करें 1s से बड़ा कौन होगा, 2s बड़ा होगा, 2s से बड़ा कौन होगा 2p, 2p से बड़ा कौन होगा 3s, इससे बड़ा कौन होगा 3 का p, इससे बड़ा कौन होगा 4 का s और उससे बड़ा कौन होगा 3 का d। अगर ये वाले बात हम लोग कंपेयर करें कि कैसे इस ऑर्डर को लिखें, क्योंकि हमारा n प्लस एल वैल्यू ही चेक होता है, तो 4s के लिए आप चेक करो 4s, कहने का मतलब क्या हो गया 4 प्लस 0, इसकी वैल्यू क्या है 4। 3d के लिए चेक करो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 2। क्यों, क्योंकि l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू हम लोगों को 0 1 2 3 इस तरह से चलता है, और 0 किसके लिए होता है s के लिए, p 1 किसके लिए होता है p के लिए, 2 किसके लिए होगा d के लिए, और 3 किसके लिए होगा f के लिए। तो ये हम लोग कंसीडर करते हैं, ये आपको पता भी होना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू डिफरेंट होगी s p d एंड f के लिए, और इसमें हम लोग अब कंफर्म कर सकते हैं कि किसका एनर्जी लेवल लेस है और किसका एनर्जी लेवल हायर है। जिस सबसेल के एनर्जी लेवल की वैल्यू लेस होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें इंटर करेगा। तो इसी के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गई जनरल बात। एग्जांपल में हम लोग अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका, अगर हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं, मान लो कि अगर कोबाल्ट को लिखना है 27, हमारे पास कितने सबसेल हैं, हमारे पास सबसेल हैं 1s का सबसेल है,
फिर उसके बाद 2s का है, फिर उसके बाद 2k p का है, फिर उसके बाद 3ks का है, फिर 3kp का है, फिर उसके बाद 3 का d है। इसको हम लोग फिल करेंगे बाद में, लेकिन इसको हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना हो तो पहले भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कौन होगा, 4s फिल होगा। फिर इसके बाद कौन होगा, चेक करें, इसके एनर्जी लेवल n+l की वैल्यू क्या है 5, इसके n+l की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है 4, इसके n+l की वैल्यू क्या है, इसकी भी वैल्यू 4 है, इसके n+l की वैल्यू क्या है 3, इसके n+l की वैल्यू क्या है, इसके n+l की वैल्यू 3, और इसके भी n+l की वैल्यू कितनी है 2, इसके n+l की वैल्यू क्या है, ये सारे के सारे n+l वैल्यू हैं। जिसका n+l वैल्यू छोटा है उसमें उसको सबसे पहले कम्प्लीटली फिल्ड करेंगे। आपको पता है कि s की कैपेसिटी कितनी होती है, s में एक ही सबसेल एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसमें एक बॉक्सेस होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ये s के लिए। p की कैपेसिटी कितनी होती है, p में 3 सबसेल होते हैं, p सबसेल में हम लोगों को 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल करेंगे, अगर मैक्सिमम और भी बचा हुआ है तो इसको डबल करेंगे। फिर उसके बाद डी की कैपेसिटी कितनी होती है, डी की कैपेसिटी होती है हम लोगों को 5, इसमें ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं तो 5 ऑर्बिटल इस तरह से प्रेजेंट होंगे। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 10 की हो जाएगी, ठीक ना। तो इस तरह से ये आपको याद होना चाहिए। F की कैपेसिटी कितनी होगी, F की मैक्सिमम कैपेसिटी आपको 7 बॉक्सेस होते हैं, इसमें F में कितने बॉक्सेस होते हैं 7 बॉक्सेस होते हैं, और इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होगा 14 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने की इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। तो अभी तो हम लोगों को F तक ही चलेगा, बाकी के आप लोगों को पता है कि हमारे पास थियोरेटिकली बहुत सारे ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो हम लोग अब इसको इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 27 इलेक्ट्रॉन को इसी में यूज़ करना है, तो इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन यूज़ हो चुका है 12 हो चुका है, फिर से इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, अभी तक 18 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गया है। फिर उसके बाद आप देखो ऑर्डर पहले क्या होगा, पहले तो इसको फिल किए, फिर इसको, फिर इस दोनों में से पहले 2p को, ठीक ना, इसकी एनर्जी लेवल कम है, फिर इस दोनों 4 में से हमें किसे पहले फिल करना होगा 3p को, उसके बाद 4s को, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इधर फिल करेंगे। इसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो गई 20 की, बचा हुआ है कितना 7, तो d में 7 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। अब इसके बाद बचे हम लोग कुछ रूल देखेंगे जो कि हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ज़रूरी है, ऑबो प्रिंसिपल और n+l रूल के अलावा। वो क्या बताता है, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बताता, मतलब कि किसी भी ऑर्बिटल का अगर हम लोग क्या कर रहे हैं ऑर्बिटल डायग्राम, या कहो कि उसके मैक्सिमम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे कुछ रूल हैं, जिसमें से फर्स्ट रूल क्या आता है, इसमें से फर्स्ट रूल आता है हम लोगों को हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसके बाद क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के यही बेसिक रूल थे। इसके बाद हम लोग हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वाला कंडीशन लेंगे, या हुंड्स रूल लेंगे, या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लेंगे, वो सारे इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है और ज़्यादा इसके डिटेलिंग करते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कौन सा रूल अब हम लोग देखने वाले हैं, हुंड्स रूल। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये रूल क्या कहता है आपको, ये रूल कहता है हम लोगों को कि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी सबसेल के डिफरेंट ऑर्बिटल में इंटर करना स्टार्ट करेगा, तो इसके जो ऑर्बिटल होंगे ना, उसके ऑर्बिटल पहले क्या होंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इच ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करेगा। ऑर्बिटल का ये जो लेवल है, ये आपको तब तक कंप्लीट चलता रहेगा जब तक कि सारे के सारे इक्वल एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल नहीं होते हैं। अगर सारा का सारा ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल हो चुका है,
तब जाके इसमें हम लोगों को किसी भी ऑर्बिटल में डबल इलेक्ट्रॉन होना स्टार्ट होगा। जब तक हमारे सारे के सारे ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी लेवल वाले एक एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई नहीं हुआ है, तब तक हमारे किसी भी ऑर्बिटल में डबल इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन in orbital of equal energy level, कहने का मतलब है जिसके n प्लस एल वैल्यू इक्वल है, हैविंग इक्वल n प्लस एल वैल्यू, हैविंग इक्वल n प्लस having equal n plus l value and n is also equal and n is also equal n is also equal। जैसे कि एग्जांपल हम लोग बात करें 3D का ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल, 3D सबसेल। इन 3D सबसेल इन 3D सबसेल हमारे पास कितने ऑर्बिटल हैं? हमारे पास इक्वल एनर्जी लेवल का, इक्वल एनर्जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके n वैल्यू और l वैल्यू दोनों तो सेम ही है। 3D के किसी भी ऑर्बिटल के लिए अगर हम लोग बात करें, 3D में आपको पता है कि कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3D में आपके पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल कहने का मतलब कौन कौन सा? मान लो कि आपको D का XY, D का YZ, D का ZX, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये सारे के सारे ऑर्बिटल क्या हैं? ये सारे के सारे ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के हैं, इक्वल एनर्जी। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट होगा तो पहले क्या होगा? पहले एक इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करेंगे सेम स्पिन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन का भी सेम स्पिन होगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन का भी सेम स्पिन होगा, लेकिन ऑर्बिटल के सेल क्या हो जाएंगे? अलग अलग ऑर्बिटल में ये इंटर करेंगे। ये तब तक आपको ऐसे ही चलते रहेगा जब तक कि सारे ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी लेवल वाले एक एक इलेक्ट्रॉन से फिल नहीं हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा? फिर इसके बाद हम लोगों को जब ये डबल होना स्टार्ट होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और उसका एनर्जी लेवल क्या होगा? इसका जो स्पिन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अब जाके ये क्या होगा? डबल होना स्टार्ट होगा। इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं? इसी रूल को हम लोग कहते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसमें जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम लोगों को कहीं कभी कभी स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहता है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए हम लोगों को क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर रूट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अंडर रूट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। मान लो कि यह नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n है, इसी में इसका सिंपल फार्मूला हम लोग कैसे लिख सकते हैं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वेयर n इज इक्वल टू क्या है बच्चे आप लोगों को? वेयर n इज इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नंबर होगी उसमें n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट करेंगे तो ये क्या देता है आपको? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये भी फार्मूला आप लोगों को कभी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन आपको जनरली इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपको सिंपल यही देखना है कि ये क्या वैल्यू होगा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी जितना ज़्यादा होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम लोग सिर्फ कंपेयर करेंगे, तो जितना ज़्यादा वैल्यू ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी।
अब हम लोगों को एक रूल और भी देखते हैं। इसके बाद दूसरा रूल क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बाद कौन सा रूल है बच्चे आपको, इसके बाद है आप लोगों को पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपको क्या बताता है कि किसी भी एटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा प्रेजेंट नहीं होगा जिसमें कि क्या होंगे, उसके 4 के 4 क्वांटम नंबर, ऑल द 4 क्वांटम नंबर हैविंग इक्वल वैल्यू या हैविंग सेम। इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, इसमें हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है आपको कि किसी भी एटम में कोई भी ऐसा सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उसके इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी, उसके सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो होंगे, उसके चारों के चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों को क्या होगा, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो वो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, सेम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सेम ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो उसको हम लोगों को ये पॉसिबल नहीं है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन in an atom can have same set of 4 quantum number अगर ये पॉसिबल हो जाए, मान लो कि चार के 4 क्वांटम नंबर का जो सेट है वो सेम हो जाए। मान लो कि अगर हम लोग सेम ऑर्बिटल के लिए बात करते हैं तो सेम ऑर्बिटल में आपका क्या होना चाहिए, मान लो कि हम लोगों को क्या हो रहा है, 3 का p है, 3 का p हम लोगों को सबसेल है, ये हमारा कौन सा सबसेल है, 3p सबसेल है। 3p सबसेल में अगर हम लोग वैल्यू बात करें, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है। अब हम लोगों को अगर इसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करना स्टार्ट करेगा तो ये अगर हुंड्स रूल को फॉलो कर रहा है तब तो क्या होगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। लेकिन अगर हुंड्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारा जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसका भी स्पिन क्या हो जाएगा, इसका भी स्पिन आप लोगों को अपवर्ड ही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इस कंडीशन में हम लोगों को n की वैल्यू क्या हो गई, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू 3, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू क्या होगी, 3। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू 0, इसमें हम लोगों का l की वैल्यू क्या होगी, 1। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी l की वैल्यू क्या होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी l की वैल्यू 1 हो गई। अब फिर इसके लिए ml की वैल्यू के लिए अगर बात करें तो -1 अगर यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, तो ml की वैल्यू भी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो जाएगा, दोनों के लिए ml की वैल्यू भी सेम हो गई। और अगर अब इसमें स्पिन क्वांटम नंबर के लिए बात करें तो स्पिन क्वांटम नंबर की भी वैल्यू अगर 1 + ½ है तो दूसरा वैल्यू भी क्या हो जाएगा, दूसरा वैल्यू भी हम लोगों को स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, जो दूसरी वाली क्वांटम नंबर है इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, +½ हो जाएगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होता है कि कम से कम एक क्वांटम नंबर अगर सेम ऑर्बिटल में भी प्रेजेंट है तो कम से कम उसके स्पिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके स्पिन की वैल्यू अपोजिट हो जाएगी। मतलब अगर एक अप स्पिन में है तो दूसरा क्या हो जाएगा, डाउन स्पिन में चला जाएगा। तो इसी के लिए हमारा ये क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सपोर्ट नहीं करता है।
फिर इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग सीख रहे हैं तो एक चीज़ का और भी ध्यान में दिया जाता है। क्या दिया जाता है ध्यान? स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। क्या सा कंडीशन होता है? एक कंडीशन होता है स्टेबिलिटी ऑफ फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ऐसा देखा गया है, ऑब्जर्वेशन ऐसा किया गया है, ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया है कि अगर हम लोगों को किसी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इस तरह से ड्रॉ करें कि उसके सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो। मान लो कि ये हमारे लिए क्या है? डी ऑर्बिटल है। इस डी ऑर्बिटल में अगर हम लोग बात करें, डी ऑर्बिटल के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? इसकी कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की। लेकिन अगर ये क्या हो रहा है, डी के हर सेल के लिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी, फिर उसमें क्या होगा जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अगर ये कंडीशन है तो इसमें क्या होगा कि इसकी स्टेबिलिटी कब सबसे ज़्यादा होगी? जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो ये कम्प्लीटली फिल्ड हो या ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड हो। कम्प्लीटली हाफ फिल्ड कहने का मतलब क्या है? इसकी जो एनर्जी लेवल है ये क्या हो जाए, इसमें आपको या तो इसके फुल कैपेसिटी कितनी की है? 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की, या इसकी हाफ कैपेसिटी कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की। तो इस तरह से अगर हम लोग 3D के लिए बात करें तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा गया है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड के लिए क्या करता है? 4s से एक इलेक्ट्रॉन को इस साइड ट्रांसफ़र कर लेता है। अगर हम लोगों को 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट था तो या तो ये स्ट्रक्चर कम्प्लीटली स्टेबल होगा या तो हमारा ये स्ट्रक्चर कम्प्लीटली स्टेबल होगा। कौन सा स्ट्रक्चर? 4s में एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह से दोनों स्ट्रक्चर क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिमेट्रिसिटी इन्वॉल्व हो जाती है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो उसकी एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। अगर आप लोग किसी यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखो, जैसे कि ह्यूमन बॉडी को देखो, इसके पास भी क्या है? एक सिमेट्री है। एक साइड आपका लेफ्ट हैंड है, दूसरी साइड आपका राइट हैंड है। दोनों हैंड को अगर आप सेम तरह से होल्ड करके रखे हुए हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक हैंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किए हो, दूसरे हैंड को कम स्ट्रेस किए हो तो आपको क्या होगा? दिक्कत होने लगेगा, स्ट्रक्चर थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। उसी तरह से अगर स्ट्रक्चर क्या हो, सारे के सारे एक जैसे हो तो कभी भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? कभी भी इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जंप कर सकता है। इसमें क्या होगा? इससे जंप करके इसमें और इससे जंप करके इसमें आ सकता है। उसी तरह से इस वाले से जंप करके इसमें और फिर इससे जंप करके फिर से इसमें रिटर्न हो सकता है। या कहो कि मान लो अगल बगल भी एक दूसरे के साथ क्या कर सकता है? ट्रांजिशन कर सकता है। तो इसके कारण क्या हो जाती है? इसकी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन हो जाती है। इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें क्रोमियम का, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है आपको कितना? 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली कितना होना चाहिए? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, इसको बाद में फिल करेंगे 4s2। तो ये कंप्लीट कितना हो चुका है? ये कंप्लीट हो चुका है 20 और इसमें अब क्या चाहिए? 4। लेकिन इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर आप ड्रॉ करो तो ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है आपको इस तरह से नज़र आएगा, ठीक ना। इसके 4 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग इधर फिल किए हुए हैं और 4 के s में अगर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल किए हुए हैं, अगर 4 के इलेक्ट्रॉन को 2s के इलेक्ट्रॉन को देखो, अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है? इसकी स्टेबिलिटी कम है। ये 4s का 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4s और ये क्या है? 3d। अगर इसी के बदले क्या हो जाए? इसी के बदले हमारा एक इलेक्ट्रॉन
इससे जंप करके इसमें आ जाए तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। दिस स्ट्रक्चर इज़ मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। अगर हम लोगों को पहले स्ट्रक्चर के लिए बात करें कि अगर हमारा दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, दूसरा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा, और देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि हमारे जो क्रोमियम के एटम होते हैं इस कंडीशन में स्टेबल होते हैं, या इस कंडीशन में हमारा क्रोमियम एटम फाइंड किया जाता है। अगर हमारा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यही उसके ऑटोमोस्ट सेल की, या कहो कि 3D एंड 4s के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्ट्रक्चर होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि कंप्लीटली हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फुल फिल्ड स्ट्रक्चर हैविंग मोर स्टेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this, any atom which can attain electronic configuration configuration in which the outermost cell is full-filled or half-filled, is more stable with respect to other structure of electronic configuration. ठीक ना। और इसी के लिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। फिर इसके बाद जस्ट एक और थ्योरी है हम लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक तो हम लोगों को इतने ही थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद हम लोग स्टेबिलिटी को, इतना जो हमारा थ्योरी है, इस थ्योरी के बेसिस पे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करते हैं, और इसी पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड होता है। आगे के क्लासेस में हम लोग शिल्डिंग इफ़ेक्ट या उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी बची हुई हैं जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है। कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने हैं आपकी होमवर्क है, आपका होमवर्क है किस चीज़, आपका होमवर्क होगा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है आपको 29। फिर उसके बाद है आपको मैंगनीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है। फिर इसी के जैसा हम लोगों को कॉपर, फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है हम लोगों को, ये हो गया कैडमियम 47 होगा, ये हमारा क्या होगा, कैडमियम के एटॉमिक नंबर कितने होंगे, कैडमियम का एटॉमिक नंबर होगा आपका अप्रॉक्स में, हीलियम ये कहाँ होगा 3d6, electronic configuration of different element, सिंपल इसको छो, कोबाल्ट, निकेल, कोबाल्ट 27, निकेल 28, फिर क्रोमियम एक बार तो आपको बना दिए हैं, एक बार और देख लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हमारा टर्म्स है
कैडमियम को CDC कैडमियम 48। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर दिक्कत हो तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चे, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं।